बलूचिस्तान में अमन होगा तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इकनॉमिकल तरक्की कर लेंगे। इलेक्शन तो होने आगे चल के, लेकिन ये डिले भी हो सकता है। तो बिल्कुल दुरुस्त है, उससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया है। करबला ने हमें बताया है कि माँ का किरदार क्या होना चाहिए जब दीन पे पड़ जाती है। पाकिस्तान के 70वें टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओवरसीज में 200 से ज्यादा रन स्कोर किए। सिर्फ बच्चियां इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। लेडीज वालों का आज का दिन जो है तो खुशखबरी मिल सकती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम। फ़हीम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कल की सूरत हाल तो आपके सामने ही थी, ट्रैफिक बड़ा ही बदतरीन था। कराची वालों ने बड़ी मुश्किल से जो है वो कल का दिन गुजारा, लेकिन हर सुबह हर सवेरा जो है वो एक नई उम्मीद के साथ आता है और आज के दिन जो है वो हमें मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है सहरिश। उसकी वजह यह है कि आज हम शहीदों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पहला निशान हैदर जिन्हें मिला राजा मोहम्मद सरवर शहीद को जो है आज उनका 75वां यौम शहादत हम मना रहे हैं और इसी के साथ आज के कोट ऑफ द डे की जानिब बढ़ते हैं। कोट ऑफ द डे के अंदर एक आपके लिए किस्सा जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मौत मेरे लिए शहद से मीठी है। ये वो जवाब है नाजरीन जो इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में हज़रत कासिम बिन हसन से पूछा, तुम मौत को कैसे देखते हो। आज 8 मुहर्रमुल हराम, आज का दिन हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अच्छा, मैं आपको बताऊं फ़हीम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। ये कैसा वाक़या है कि यकीन जानिए कि हज़रत कासिम जिनकी एज बहुत कम थी, मतलब 13 साल 14 साल के करीब थी, 12 से 13 और उनको इतना उनमें ये जज्बा था शहादत का कि वो चाहते थे कि अपने चचा पे कुर्बान हो जाएं, जिसके लिए वो बार बार उनसे इजाज़त मांगते थे कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊं और मैदान में उतरूं, और उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर उनके बाजू पर तावीज़ बंधा हुआ था। उन्हें इजाज़त ना मिलने की भी बड़ी खूबसूरत वजह है कि वो इमाम अली मकाम इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे थे कि उनके बड़े भाई की आखिरी निशानी है, इस वजह से वो नहीं जाने देते। और जब वो बाजू पर जो उनके बांधा गया था, बाजूबंद खुला, तो उसमें वसीयत ये थी कि भाई ये इनको इजाजत दी जाए और ये वहां पर जाकर भले अपने चचा पर निसार हो जाएं, इससे बड़ी बात और ऐसा ये सरिश। और औलाद अली जब मैदान जंग में उतरती है तो फिर कुफार की सरहदें जो है जितनी भी सफ़े बनती हैं वो सारी की सारी कांप जाती हैं, और इसीलिए जो है वो हज़रत अली से मंसूब ये शेर भी जो है वो यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। क्या बात है। और आपको बताऊँ मैं, जब ये मैदान में उतरे हज़रत कासिम, तो उस वक्त बताया जाता है कि कुफार ने हंसना शुरू कर दिया कि बच्चा है, क्या है, इससे मुकाबला होगा, और उन्होंने अपने बच्चे को भेजा। इन्होंने 35 कुफार को वहां पर जहन्नुम वासिल किया। खैर, आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ की कमजोर हुकूमत जाते जाते निगरां हुकूमत को मजबूत बना गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट से मंजूर। निगरां हुकूमत पहले से जारी मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। हुकूमती तब्दीलियां इलेक्शन की तारीख पर क्या तब्दीली लाएंगी, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का आज यौम शहादत। पाक फौज के जवान कल भी मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार थे, आज भी डट कर खड़े हैं। शहीद SHO अदनान आफरीदी को पूरी कौम सलाम पेश करती है। सऊद शकील ने टेस्ट की तारीख बदल कर रख दी। करियर के इब्तदाई 7 मैचेस में निफ्ट सेंचुरी या सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के करीब। और कोई मुकाबला नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। 14 साल बाद पाकिस्तान ने एशिया रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली राबिया अमजद की कामयाबी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। ये तो थी जनाब आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में प्रोग्राम में बात होगी। और अब जनाब आ जाते हैं ट्रेंड्स की तरफ। और ये पहला जो ट्रेंड है
यकीन जानिए इस खबर ने हिला के रख दिया है, दिल अफसुर्दा है। और जस्टिस फॉर रिजवाना टॉप ट्रेंड कर रहा है, तकरीबन 20,000 के करीब इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं और यही मुतालबा किया जा रहा है कि रिजवाना को इंसाफ दो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है ये सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद, और इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। ताहाल इस्लामाबाद पुलिस मुलजिमा तक पहुंचने में नाकाम है। और सैरिश, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई साहिब असर या कोई ऐसी शख्सियत इन्वॉल्व होती है जिसके पास कोई ओहदा हो, उनका किया हुआ जुर्म जो है वो मिट जाता है, क्योंकि जिस साहिबा ने तशद्दुद किया था उनके खाविंद का तो ये सरसरी तौर पर पहला बयान आया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो बस तफ्तीश करके चोरी का इल्जाम जो लगा था उस पर तफ्तीश करके उन्हें घर भेज दिया था। आपको पता है वहीम, इस बच्ची को जो मरज है वो खौफ का मरज है कि उसके करीब कोई भी जाता है तो वो कहने लगती है कि मुझे ना मारो। और बस मैं यकीन जानिए जो हालत पता चली है उसकी कि उसमें उसके सर के इन्फेक्शन में कीड़े पड़ चुके हैं जो आंखों में गुर्दों में उतर चुके हैं। मतलब ये कौन लोग हैं जो इतना वहशियाना तशद्दुद भी करते हैं और इतना खौफ में उस बच्ची को रखे और उसके बाद इलाज भी नहीं करवाया। मैं इसीलिए कहता हूँ सैरिश के जब मुहर्रम में भी ऐसे वाकयात हो रहे हों तो अब इस्लाम और कुफर की जंग बाकी नहीं रहती, अब सिर्फ और सिर्फ हुसैनी और यजीदी रह गए हैं और ये यजीदी सोच वाले लोग जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। खैर हमारी दुआ है और हम मुतालबा भी यही करते हैं कि इंसाफ मिले रिजवाना को। चलते हैं अगले हैशटैग की जानिब जो कि है अंजू। जी हाँ, 4000 से ज्यादा इसके ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में सरहद पार करके आने वाली अंजू ने इस्लाम कबूल करके अपर देर के नसरुल्लाह से शादी कर ली है। शादी के बाद अंजू की सैर तफरी की वीडियोस भी जो हैं वो ट्रेंडिंग पर हैं। आपको पता है इसमें फहीम इसके भाई का भी एक मैसेज आया कि अगर तो भारत के साथ गद्दारी करेगी अंजू तो उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं। फिर पहले अंजू की तरफ से कहा गया कि मैं तो सिर्फ तफरीह के लिए आई हूँ, एज ए विजिटर आई हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है यहाँ पे रुकने का। उसके बाद अब शादी भी हो गई और अब ये सैर तफरीह के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम भी फातिमा रख लिया है। बिल्कुल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुहर्रम की मुनासबत से ही जो है वो उन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया है। बहुत खूब। लेकिन आपको ये भी बताते चलूँ सैरिश के जो इंडिया में मूवीज बनती है ना, अक्सर उसमें दिखाया जाता है कि जो पाकिस्तानी जितनी भी खवातीन हैं वो उनके एजेंट्स पे जो है वो फिदा होकर शादी कर लेती हैं। तो भाई यहाँ तो रिवर्स हो रहा है, हकीकत तो कुछ अलग ही है, यहाँ पर जो है वो रिश्ते हो रहे हैं। खैर जो भी है, अगले तीसरा ट्रेंड जनाब है सरफराज अहमद। पाकिस्तानी साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी ट्रेंड में शामिल है। कोलंबो टेस्ट में सरफराज अहमद रिटायर्ड हो गए हैं, जिसके बाद से उनकी जगह पर क्रीज पर अगले बल्लेबाज सलमान अली आगा आ गए थे। और इस ट्रेंड में सारिफीन ने सरफराज की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं दी हैं और हजारों सारिफीन ने ट्वीट्स करके उनको गेट वेल सून कहा। बड़ा बुरा हुआ है, बहुत ही खतरनाक तौर पे जो है वो सरफराज के सर पे बॉल लगी और वो बिल्कुल भी नहीं संभल पाया, इसलिए रिटायर्ड हिट उन्होंने ले लिया। खैर उन्हें रिप्लेस करने के लिए फिर जब मोहम्मद रिजवान जो आए हैं अभी भी हैं। लेकिन ये है कि भाई सरफराज से हमारा प्यार है, हमारा कप्तान है, हमारा सरफराज है, हमारे सैफी भाई धोखा नहीं देंगे। हमें मालूम है हमें चैंपियन बनाने में T20 का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए। तो जितनी भी उनकी फॉर्म के ऊपर बातें होती हैं वो अलग है, लेकिन पूरी कौम इस वक्त सैफी भाई के लिए दुआ कर रही है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अपने शोहदाए वतन को बोल का सलाम हमने पेश करना है। पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला निशाने हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजात और बहादुरी की ढाक बिठाकर दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उसके दांत खट्टे करने वाले पाक फौज के जांबाज हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर हासिल करने वाले मुजाहिद हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। पहला निशाने हैदर जो है वो मुहाजिर कश्मीर पर हासिल किया और आपकी बहादुरी जो है वो एक ज़रूर मिसल का पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के अवाम और बिलखुसूस नौजवान तबका उनकी कुर्बानियों पर फख्र महसूस करता है। आज भी जो हमारे जवान हैं वो इस अजली दुश्मन का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और यही वजह है कि हम मुतमईन हैं। और आजकल एक ऐसे जवान की आपको पता है फहीम सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है। SHO अदनान आफरीदी की मैं बात करूंगी जिनके चर्चे हो रहे हैं और कौम ने बहादुर पुलिस अफसर को अपना हीरो करार दे दिया, जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचा ली है। जिला खैबर में मस्जिद के करीब जो खुदकुश धमाका हुआ उससे कबल अदनान आफरीदी ने मशकूक शख्स को ललकारा जिसने ताकुब पर खुद को उड़ा लिया था। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हालिया दिनों में मुल्क में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस समेत पुलिस में पेश हैं। इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमाएं, क्योंकि आए रोज हम देख रहे हैं कशीदगी हमें कुछ बढ़ती नजर आ रही है, इसकी वजूहात आप क्या समझ रहे हैं?
देखें, इसमें सारे सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन जब जा रहे थे, बहुत ज़्यादा वेपन, एमुनिशन, नाइट विंग डिवाइसेस अनअटेंडेड वहाँ पर खुली छोड़ के गए कि ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाएं, क्योंकि अमेरिकन और इंडियन दे डोंट वांट के अफगानिस्तान में अमन हो। क्योंकि अगर अमन होगा तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की गवादर पोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बलूचिस्तान में अमन होगा तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में एक प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर गवादर कोई पोर्ट हमारा जो है सी पैक मुंतबा कामयाब हो जाएगा, हम इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे। चाइना के साथ भी हमारे जो एक इकनॉमिक कॉरिडोर है वो खुल जाएगा, जिससे पाकिस्तान की तरक्की की राहें बहुत खुल जाएंगी और ये हमारे दुश्मन नहीं चाहते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न। और फिर उसके बाद अफगान तालिबान और टीटीपी की आइडियोलॉजी एक है। टीटीपी ने अफगान तालिबान को अमेरिका के खिलाफ काफ़ी मदद की और अब वो खामोश बैठे हुए हैं, जबकि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो जिसकी वजह से अब वो इतनी उनकी रेट नहीं है, उनका पैसा अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है, उनकी फाइनेंशियली बहुत हालात ख़राब हैं, उनका पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, नॉर्दर्न साइड पे उनका कंट्रोल नहीं है। सो इन सारी चीज़ों को देखें जिसकी वजह से ये हालात ख़राब है। तो पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा चीफ आर्मी स्टाफ जब कोयटा गए थे तो बड़ी तशवीश का इज़हार किया था अफगान तालिबान से जी कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें और अपनी अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बंद करें। फिर ही वेंट टू इवन वहाँ ईरान गए हैं, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उनसे हम किया कि मिल के कोऑर्डिनेट करके अफगान हुकूमत को कन्विंस करें कि जी आप अपनी एक्शन करें, वहाँ सरजमीन से किसी को आने ना दें। तो ये वजूहत हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट मुसल्लह फ़ौज तैयार किया हुआ है कि हमने अपने मुल्क से टेररिज्म ख़त्म करना है। ब्रिगेडियर साहब, हमारे जवान तो पुरअज़म हैं, तैयार भी हैं और शहादत के लिए भी तैयार हैं, और आज इसीलिए हम राजा मोहम्मद सरवर साहब का 75वां यौम शहादत भी जो है वो मना रहे हैं। हमारे जवान पुरअज़म हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो पड़ोसियों की तरफ से शरारतें हो रही हैं और ये साजिश चलती रहती है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड निकल आया है कि वहाँ से काफ़ी ख़वातीन भी जो है वो यहाँ पर आ रही हैं वीज़ा लेके भी, और कुछ ऐसा भी एक केस आया था कि वो बगैर वीज़े के भी जो है खातून चली गई। कोई बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि हम इस पर चेक एंड बैलेंस कुछ सख्त कर रहे हैं, इस पर रद्द अमल आ रहा है? देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये अगर आप ये सीमा की बात करें तो ये यहाँ से वो गई दुबई, दुबई से वो नेपाल चली गई, अब नेपाल से वो बॉर्डर क्रॉस कर चल गई। इसमें पाकिस्तान का वो बॉर्डर का, हालांकि पाकिस्तान का इंडिया से टोटल लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर तक, रन ऑफ कच्छ तक हर जगह पर फेंसिंग हुई है। फेंसिंग के साथ वहाँ पर रात को जनरेटर चलते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग जनरेटर हैं इंडियन साइड पे कि आप अपने एरिया में अगर कोई कॉइन भी गिरे तो आप ढूंढ सकते हैं। तो ये इस तरीके से वो रूट लेके गई है। सेकंड, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान की तरफ भी हमने फेंसिंग की है, लेकिन हमने रास्ते छोड़े हुए क्रॉसिंग में, ज़ाहिर है लोगों को आना जाना होता है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज जो हैं 3 से 4 मिलियन, ये बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस है, यहाँ पर सहूलतकारी भी होती है, ये आगे छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान यही अब चाह रहा है कि जी इनको मेहमान नवाजी बंद करें और अफगानिस्तान में भेज दें, ताकि इनको इकनॉमिक क्रंच भी होगा, इनको फिर पता चलेगा कि कैसे होते हैं अफगान। देखें, अफगान तालिबान, अफगान को मैंने देखा कि जनरली थैंकलेस है। जितना पाकिस्तान ने इनके लिए सपोर्ट किया है, जब ये अमेरिकन गए हैं और विदड्रॉ उनकी मदद के लिए, अभी भी हम हर वक्त में गंदा भी भेजते हैं, चीनी देते हैं, अफगान तालिबान ने कभी रुकावट नहीं डाली है। फिर 101 चीज़, लेकिन इनको समझ नहीं आती है। तो मैंने तो बल्कि यहाँ तक कह दी कि अगर ये नहीं मानते देन वी गो फॉर सिलेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक। इनके बॉर्डर एरिया में जहाँ इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ और भी है, अभी आपको पता है कि हम लोग इलेक्शन के भी करीब हैं, निगरान सेटअप भी आगे इंशाल्लाह बनने जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में दुश्मन भी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये जो इंसर्जेंसी की वेव हम इस वक्त देख रहे हैं, एक वजह ये भी हो सकती है कि दुश्मन को पता है कि इनके मुल्क में एक चेंज आ रहा है, बड़ी तब्दीली भी है। वन ऑफ फैक्टर इज, सैरिश आप ठीक कह रही हैं कि ये 1-1.5 साल से यही प्रॉब्लम है। जहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी, इकनॉमिक क्राइसिस होंगे, अपने अंदरूनी मामलात में फंसे होंगे, तो ज़ाहिर है कि ऐसे मौके पे आपकी हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका फ़ायदा उठाते हैं और ऑब्जेक्टिव उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी शहादतें बढ़ रही हैं हमारे ऑफिसर्स की और ट्रुप से रोज़ाना हमें नज़र आता है,
तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि अफगानिस्तान का दौरा करें, आप वहाँ जाके उनसे बात करें कि जी ये हमारे मसाइल हैं। हमें आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मत इस्तेमाल करने दें। दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू। सही। ब्रिगेडियर साहब, दूसरा हमारे यहाँ एपिक्स कमेटीज़ जो हैं वो उस तरीके से कि आप फाल देख रहे हैं जिनको इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि जब भी हम देखते हैं कोई ऐसी वेव आती है तो हम एकदम मुतहर्रिक होते हैं, आप उनको उस तरह फाल देख रहे हैं? देखिए, उस तरह अभी फॉल भी नहीं है। सेकंड ये है कि आपकी अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे मुल्क में नेक्टा जो था, नेशनल एक्शन प्लान में जो कहा गया था कि जी इसको पहले 20 पॉइंट का एक एजेंडा बनाया गया, उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? जब तक आपको कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर नहीं होगा, वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कोऑर्डिनेशन होगी, कोलेशन करेंगे, फिर वो सारा कुछ करेंगे, तो वो हम क्यों नहीं करते हैं? हमारी अपनी पॉलिटिकल विल नहीं है। हम जब एक फैसला करते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हमने पिछली गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए अफगान ये TTP के साथ, उसका भी उन्हें फ़ायदा कराया। उनको 1-1.5 साल मिल गया जिसमें उन्होंने अपने को रीऑर्गेनाइज कर लिया। वेपन एमिनिशन अमेरिकन छोड़ के गए थे, वो उनके हाथ लग गया। इस तरह BLF हिंदुस्तान में और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी यही कुछ मिल गया। ये सारी चीज़ें कंपाउंड इफेक्ट किया जो पाकिस्तान को इस वक्त टेररिज्म हो रहा है। तो आई थिंक जिस तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, हमारे जो ट्रुप्स हैं वो कर रहे हैं, ऑफिसर्स कर रहे हैं, आई एम श्योर कि इसको हम कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए तमाम हुकूमत की एफर्ट साथ चाहिए, अवाम का साथ चाहिए, और तभी ऐसी चीज़ों का मसला। अच्छा, अभी ब्रिगेडियर साहब आप एक बात बता रहे थे कि हुकूमत को करना ये चाहिए, सॉरी मैंने आपको तब इंटरप्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो सिचुएशन मैंने बताई, केयर टेकअप सेटअप, फिर आगे इलेक्शन, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऐसे में हमारी पॉलिसी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? देखें, बात यह है कि वट एवर हैपन, जब आप हुकूमत बनाते हैं तो हुकूमत की तमाम मिनिस्ट्रीज अपना अपना काम करती हैं। अगर इस वक्त इंटरनल सिचुएशन ख़राब है तो आपकी ज़ाहिर है कि इस वक्त इंटरनल मिनिस्ट्री है, दे हैव टू बी गियर्ड अप। सेकंड, इलेक्शन अपनी जगह पर है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, जो आउटकम है वो अपना काम करें, लेकिन हुकूमत ने अपना काम करना है। और हुकूमत में काम करने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को, इन दोनों ने एक दफ़ा भी विजिट नहीं किया अफगानिस्तान का। दे मस्ट गो एंड स्पीक टू अफगान तालिबान कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर वी फेसिंग प्रॉब्लम, और फिर अल्टीमेटली व्हाट वी विल हैव टू डू इट, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि देखें, अफगानिस्तान में एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर सारी पश्तून की हुकूमत है, जबकि पश्तून 46% है। तो 34% आपके ताजिक, उज़्बेक, हज़ारास जो हैं वो दे आर आउट ऑफ इट, ये नॉर्दर्न साइड पर हैं, जहाँ से प्रॉब्लम ये शुरू होती है और इनकी रेट कायम नहीं होती है। साथ ही साथ हमें अमेरिकन से बात करने की ज़रूरत है, इस्लाम ये अपनी OIC से बात करें, यूरोपियन यूनियन से बात करें जी कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें कि अफगानिस्तान को जो पैसा फ्रीज हुआ है $9 बिलियन वो उनको दें, ताकि जब वो इक़्तिसादी तौर पर उनके हालात ठीक होंगे तो फिर उनकी रेट जो है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने IDPs का भी अभी जिक्र किया था कि जो रेफ्यूजी वहाँ से आए हुए हैं 4 मिलियन के करीब, उन्हें भी जो है वो अब निकालने का वक्त आ गया है। तो ये इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका जिन इलाकों में मौजूद है, जैसे KP के इलाकों में है, कोयटा में है, कराची के भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए या इस तरफ कोई एक्शन प्लान तैयार किया जाए और लिया जाए तो इसकी रिटेलिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगी। नहीं, देखें, इसके लिए तो वी विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद यूनाइटेड नेशंस के जो है हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज, उनसे कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है जी कि आप ऑफिशियल तरीके से अफगान हुकूमत को कहें कि जी आप इनको अपनी, हमने बहुत मेहमानदारी कर ली है, आप इनको वापस करें। और वापस करने के लिए फिर शायद है कि अफगानिस्तान में एक और नया इशू आ जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगी, जब इतने 3-4 मिलियन अफगान वापस जाएंगे, क्योंकि वो कोई 2-3-4 दहाइयों से यहाँ पर रह गए, उनकी सेकंड जनरेशन हो गई है, उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं, लेकिन वो वाकई हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए इसके लिए हमें ज़रूर बैठ के एक या तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करें, डिसाइड करें कि इसके अफेक्ट्स क्या होंगे, इसको हमें कैसे करना है। इशू एक और भी है कि देखें, पाकिस्तान में KPK में हमारे सारे पश्तून भाई हैं, ये अफगान तालिबान भी पश्तून है, अक्रॉस द बॉर्डर भी इनके रिलेटिव पश्तून है, तो दिस वेरी डेलिकेट इशू टू मेंटेन। तो इसके बिल्कुल इस पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बननी चाहिए और सब स्टेक होल्डर्स एक साथ हों और उसके बाद इस पर एक प्लान बनाकर ये काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब हमें आगे बढ़ना है और इलेक्शन एक्ट 2023 की बात करनी है, जो कि कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तकरीबन 54
बताया जा रहा है कि तरमीम थी जो कि की गई है। बिल की मंजूरी के बाद निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा हो गया है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद करवाने के इख्तियारात निगरान हुकूमत को मिल गए हैं। इंतखाबात के नताइज के लिए भी वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। रात 2 बजे तक पोलिंग एजेंट को मुसद्दिक़ का नताइज की कॉपी देना होगी और ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। ये बड़ी चीज़ बहुत अच्छी ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इसमें 2 से 3 दिन जो है वो डिले पे चले जाते हैं। ये काम अच्छा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो हैं वो अपने टेढ़े काम भी सीधे करवा चले। ये जो तरमीम की गई हैं ये किस नौयत की हैं और कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन किया निगरान वज़ीर क़ानून पंजाब कमर दिलशाद साहब ने। कमर साहब इलेक्शन के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ इलेक्शन कमीशन में निभा चुके हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब किस तरह देख रहे हैं, ये 54 तरमीम है और बिल्कुल इलेक्शन से पहले तकरीबन अब आपको पता है 60 दिन या 90 दिन इलेक्शन तो होने आगे चल के, लेकिन ये डिले भी हो सकता है। ये तरमीम कैसे देखी है आपने? नहीं, ये जो तरमीम आई है ना, तो अपने 54 तरमीम एक्ट में शामिल की गई है। ये बहुत पुराना मामला चल रहा है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से जो है ये कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में ज़ेर समाअत भी रहा और ज़ेर बहस भी रहा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ऑन बोर्ड रहा। इसमें बहुत सी तरमीम तो बिल्कुल दुरुस्त है। उससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है और तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के मतहत कर दिए गए हैं जो पहले मतहत नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह जो आप फरमा रही हैं वो निगरान हुकूमत ने जो एक सेक्शन 230 में जो उनके इख्तियारात के बारे में जो उन्होंने चंद तरमीम की है वो सिर्फ इसी इलेक्शन तक महदूद है। यानी ये अगले जो इलेक्शन आएंगे उसमें ये तरमीम जो है वो काबिल अमल नहीं होगी। अब चूँकि IMF के साथ मुआहदे हो रहे हैं और मुआहदों का जो है वो पाइपलाइन में है, इसलिए वो फार्टी टाइम में वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर, अधूरी तौर पर ये निगरान वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिए गए हैं कि जो पाइपलाइन में चल रहे थे IMF के मुआहदे, वर्ल्ड बैंक के मुआहदे, वो सैलाब का एक बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है, वो सारे जो है वो उस पर वो अपने कमर साहब इसको इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है कि इनके जहन में शायद ये है कि केयर टेकअप सेटअप को हमने खींचना है, तभी ये इख्तियार दिया गया और ये फौरी मतलब ये तरमीम की गई है। निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो इलेक्शन के मामला में मुदाखलत करें। उनका मामला सिर्फ एक इंटरनेशनल मुआहदों पर जो है उस पर अमल दरामद कराना होगा और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन शेड्यूल, उसके बारे में केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियारात नहीं है। जी बहुत बेहतर। कौन साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा और कोई इख्तियार नहीं है जी निगरानी, पता चल गया। मजीद बातचीत आपसे जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है। मैं वक्फे से पहले कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ थे, अभी भी मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा दिलशाद साहब कि जो निगरान सेटअप आ रहा है और इस सेटअप की अगर हम बात करें तो ये जो तरामीम हुई हैं आपने अभी ये भी क्लियर कर दिया है कि ये अगले इलेक्शन में नहीं होंगी, इसी इलेक्शन तक रहेगी। तो इसाक डार साहब के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही थी आधी तो सच हो गई हैं कि वज़ीर आज़म जो आएगा निगरान वो बड़ा ही स्ट्रांग होगा और उसके पास इख्तियारात होंगे। बाकी आधी देखते हैं कब तक सही होती हैं कि वो ही होंगे वज़ीर आज़म निगरान या नहीं होंगे। अलबत्ता ये कोई पिच तो नहीं तैयार की जा रही है आने वाले इलेक्शन के लिए मौजूदा सेटअप की जानिब से? देखो ये सारी चहमगोइयाँ चल रही हैं, अब हम पैदा किए जा रहे हैं। मेरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आला हकाम से मेरी बातचीत हुई है और मैं चूँकि ज़हर है वो एक गैर इल्ज़ामदार बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से तमाम पॉइंट को देखा जाए तो उनका सबका कहना यह है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला में कोई अमल दाखिल नहीं है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ और बाकी स्टेक होल्डर भी सुन लें इस चीज़ को, वो सबसे बड़ी अहम बात ये हो रही है कि जो डिजिटल मरदमशुमारी है ये बड़ी मुतनाज़ा हो चुकी है। डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से कराची और हैदराबाद के चंद मुंतही इलाके छोड़कर शहरी इलाकों में इस पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है और ये मुतनाज़ा है। इसी तरह बलोचिस्तान में जो बलोच शहरी आबादी है, उनकी तो तादाद बढ़ा दी गई है, लेकिन जो बाकी जो कौमें हैं, पख्तून हैं, बाकी दीगर हैं, बरोई कबीले हैं, बाकी कबीले हैं, उनकी आबादी कम दिखाई गई है। ये बाकायदा रिपोर्ट हो चुकी है मुख्तलिफ मीडिया में।
अब ये सारी सूरत हाल बड़ी संगीन है। अब चंद रोज के बाद पहले 25 जुलाई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होना था, जिसमें ये फैसला करना था कि डिजिटल मरदमशुमारी के बारे में नोटिफिकेशन किया जाए या इसको मौखर कर दिया जाए। लेकिन 25 जुलाई को नहीं हुआ, जो कि कौमी असम्बली पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था। अब ये हमारी इत्तला के मुताबिक ये अगले चंद रोज में या उसका मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक अहम इजलास होगा, जिसमें चारों सूबाई वज़ीर आला भी आएंगे और वहाँ बैठ के ये फैसला करेंगे आया मरदमशुमारी जो है ये मर्दमशुमारी को लेकर के हमेशा हम इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? चाहे वो डिजिटल मर्दमशुमारी हो या चाहे जो हमारी मर्दमशुमारी हर 5 साल बाद होती है, वो किसी भी मामले पे हम मुत्तफिक नहीं हो पाते। हमेशा एक सवालिया निशान बना ही रहता है इस पे। आपने, लेकिन मैं अर्ज करूं, अगर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फैसला कर लिया कि डिजिटल मर्दमशुमारी का जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया जाए आर्टिकल 51(3) के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये बाउंड हो जाएगा कि चूंकि गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो अब हम इसको अज़ नो हल्का बंदियां करें, जो हमारा एक आईनी प्रोविजन है, आईन में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में। तो फिर ये तकरीबन 4-5 महीने की इलेक्शन जो है आपके कौमी इंतखाबात जो है मौखर हो सकते हैं। यानी तैयारी जो अभी थोड़ी देर पहले सारिश ने आपसे सवाल पूछा था उसी जानिब जा रही है कि डिले होने के लिए काम किया जा रहा है। बाकी ये तो तमाम मामले इसलिए तो मजबूरी होगी ना। अगर हमने पहली बात ये मर्दमशुमारी के डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन देर कर दिया गया, हालांकि वो महकमा शुमारियात। लेकिन कंवर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ये जो मर्दमशुमारी वाला मसला है, इस पर बाद में इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, नताइज को नहीं माना जाएगा, फिर वही शोर शराबा, एहतजाज, री इलेक्शन, तो इसका हल तो पहले निकलना चाहिए था। इस पर क्यों नहीं सोचा गया उस तरीके से, और क्यों इतनी उजलत में कहा जा रहा है कि जी नहीं, जब ये काम तरामीम वाला कर लिया तो ये भी कहते थे जनाब 1 महीने में तैयारी करें और मर्दमशुमारी करा के इलेक्शन कराएंगे। मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज होता। ये बात तो सुना रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो वज़ीर आला हैं, खासतौर पर सिंध के और बलूचिस्तान के, ये उनका फर्ज बनता है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में अपनी आवाज़ उठाएं और ये कहें कि फिलहाल इस मर्दमशुमारी को जो है उसको मौखर करें और इंतखाबात वक्त होने दें। अब अगर ये मामला तय हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, अगर कौमी असम्बली तहलील होती है 12 अगस्त को, तो ये बिल्कुल यकीनी तौर पर हम ये आपको बता देते हैं फिर इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाएगी। अगर ये 90 दिन चले देखते हैं ना वो कब असेंबलीज को तहलील किया जाता है, क्योंकि कानून तो यही कहते हैं कि अगर एक दिन पहले भी कर देंगे तो मामला 90 रोज पे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने अपना दिया। और अब आ जाते हैं आगे कुछ सियासी मौसम के बाद। मौसम से पहले सॉरी आपको मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, एक बहुत ही कानूनी तरीक़ेकार बता चुके हैं कंवर साहब यहाँ पर, और ये हो भी सकता है कि होने जा रहा हो कि मर्दमशुमारी अगर डिजिटल अप्रूवल मिल जाता है तो 4 से 5 महीने इलेक्शन डिले हो जाएंगे और फिर उसके बाद का जो है वो प्रोसेस जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार मिल सकता है इलेक्शन डिले कराने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करवाया नहीं जाएगा ना। मर्दमशुमारी हुई तो दीगर मसाइल खड़े हो जाएंगे। डिजिटल जो कि वैसे ही क्वेश्चन मार्क मौजूद है कि जी ये तो पहले ही जी हम तो मानते ही नहीं। चले कफील हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कराची में जनाब कुछ मौसम आज सुबह से हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी हुई है, खुशगवार मौसम है, मॉनसून सिस्टम एक्टिव है यहाँ पे। तो लाहौर में भी अलसुब बारिश हुई है, वो भी धुआंधार बारिश हुई है। तो इस पर पहले कराची का रुख करते हैं, कफील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कफील, किस जगह पर है, मौसम कैसा देख रहे हैं आप? जी देखिए, मौसम तो कभी धूप है तो कभी साया है, और सदर में सुबह में बारिश हुई है। और इसके अलावा मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नदी का जो रोड है जो कि ताहाल परसों रात से बंद है शहरियों की आमद और जामद के लिए। तो और ये इससे आमदरफ्त की जो बंद है उसके बायस से लाखों शहरी कोरंगी के इस वक्त जो है वो बहुत डिस्टर्ब हैं। ट्रैफिक जो है वो बदतरीन जाम हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कि यहीं के रिहायशी हैं नासिर साहब, थोड़ा आगे आ जाएं, जो कि इसी रूट से होकर आते हैं। नासिर साहब, कितना प्रॉब्लम है इस रूट के बंद होने से? सर, ये कोरंगी क्रॉसिंग से लेके और कयोंबाद तक का जो एरिया है और नदी का जो एरिया है, इसमें कल रात से जो ये ट्रैफिक के लिए बंद किया गया परसों से, तो इसमें इतना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि
मरीज़ अपने फौरी तौर पे जो हार्ट के पेशेंट है ख़ास तौर पे वो यहाँ से इसी रोड से ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी हो रही है और आवाम शहरी इस कदर परेशान है कि ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का टुकड़ा है जो गवर्नमेंट इसको सिंध गवर्नमेंट अगर इसको तरीके से इसको मरम्मत नहीं करवा पा रही तो वो गवर्नमेंट क्या चलेगी इस मुल्क के अंदर। आवाम शदीद परेशान है, लिहाजा इसका फौरी और एक मुस्तकिल हल किया जाए। जहाँ गवर्नमेंट अपने आप को कहती है लाखों रुपए का बजट पास किया जाता है, लेकिन लाखों रुपए का बजट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चारों जो कॉर्नर है कईयोबाद का जहाँ से 4 रोड निकलते हैं वहाँ पर ट्रैफिक आके जाम होता है। ये रोड ताहाल बंद है और यहाँ का ट्रैफिक जो है वो जाम सादिक और ब्रूस सुरंगी पर जाता है, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो जाम होता है और यही सूरत हाल परसों रात से अब तक देखने में आ रही है। लेकिन यहाँ इस वक्त पानी बहुत कम मिकदार में है जिससे निकास के आपके लिए इकदाम किए जा सकते थे, लेकिन ताहाल इकदाम नहीं किए गए और ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ मौजूद है एंट्रेंस पे उसने यहाँ शहरियों को आने से जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया है, बैरियर्स लगा दिए। सही, ठीक है, बैरियर्स लगा दिए हैं और रूट इस वक्त जो है वो तब्दील किया गया है। मेरे साथ रहिए कफील, अभी लाहौर से हमें शौकत ने भी ज्वाइन किया है। लाहौर वाले बड़ी परेशानी में आए हुए हैं और बड़े धुआंधार स्पेल इस वक्त मानसून के हम लाहौर में देख रहे हैं। तो शौकत बताइएगा, आज भी मनाजिर वैसे ही हैं जैसे हम पहले से देख रहे हैं कि पानी ही पानी? जी बिल्कुल, आज भी सुबह लाहौर में आज सुबह ही मानसून बादलों ने भरपूर एंट्री दी है और मूसलाधार बारिश हुई है, जिसका सिलसिला अभी वक्फे वक्फे से जारी है और 186 मिलीमीटर जो बारिश है वो ताजपुरा के इलाके में अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि 75 मिलीमीटर बारिश जो एयरपोर्ट के करीबी इलाका ताजपुरा वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो बारिश से किनार रोड के जो इलाके हैं ताजपुरा, मुगलपुरा, हरबंसपुरा के इलाके वो पानी में डूबे हुए हैं और शहरी अभी तक दफातर नीचे पहुँच सके और ऐसा लग रहा है जैसे कोई अर्बन फ्लडिंग का समय है। बारिशों से मौसम तो खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन शहरी इस वजह से बड़े परेशान है कि यहाँ पर नकासी आपका जो मसला है बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत आपका और कफील आपका भी, दोनों ने हमें लाहौर और कराची की सूरत हाल से जो है वो आ गए और यही बर्बादी है जी कल से लेके अभी तक ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है। अल्लाह करे कि जो है हमारी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। अब जनाब कुछ बात करते हैं, मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा और जुलूसों का एहतमाम निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ किया जा रहा है। कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नश्त पाक से बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर और हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम उसका होगा। इस्लामाबाद में 8 मुहर्रम का जुलूस जुल्जना जामिया अल मुर्तज़ा G94 से बरामद होगा। लाहौर की बात करें तो 8 मुहर्रम का जुलूस मरकजी जुलूस है, ये इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरूने लाहौर जो गेट है उस तरफ से ये पहुंचेगा। तो जनाब तैयारियां इसकी जारी हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता करें ताकि जान सकें कि इंतजामात कैसे हैं। अलबत्ता इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और मुक़द्दस काज़मी साहब हैं जो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। मुक़द्दस काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जितना मैंने आपको सुना है आप क्या खूब पढ़ते हैं और मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल मुक़द्दस साहब यही है कि 8 मुहर्रमुल हराम इसको हम मंसूब करते हैं हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से। थोड़ा सा ख़ास तौर पर 8 मुहर्रमुल हराम के जो वाक़यात हैं उन पर मुख्तसरन अगर आप रोशनी डाल दीजिए और इस दिन की फजीलत खासियत बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना है उस रब के नाम की जो बड़ा रहमान और रहीम है, और सलाम व दरूद हो ख़ातमन नबीयीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा, और मेरे सलाम हो वाले अथार पर जिनकी तहारत की गवाही खुदा दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और मेरा सलाम हो सहाबा इकराम मुंतजबीन पर जिन पे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी रहे, और सलाम औलिया अल्लाह पर जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद की पैरवी में गुजार दी। वाक़या करबला से बहुत सारे पैगामात हम तक मुख्तलिफ़ हवालों से पहुँचते हैं कि करबला ने हमें बताया है कि एक माँ का किरदार क्या होना चाहिए जब दीन पे पड़ जाती है, एक बेटी का किरदार क्या होना चाहिए जब दीन पे मुश्किल हो, और एक भाई का किरदार क्या होना चाहिए, एक बच्चे का किरदार क्या होना चाहिए, एक बूढ़े का क्या किरदार होना चाहिए, और क्या जज्बे होने चाहिए। कि एक बात कि आप देखिए कि सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम
नमाज की अहमियत की तरफ पहले मैं आऊँगा कि क्या अहमियत है कि नमाज डिले भी हो सकती थी, लेकिन आइन जब नमाज का वक्त हुआ तो सरकार का सर सजदे में है। और अब गौर कीजिएगा इस सजदे की अहमियत क्या है, और ये देखिएगा कि ये खुदा के साथ कमिटेड कैसे थे कि हुसैन चल दिए काबे से करबला के लिए, काबे को छोड़ा फ़कत खुदा के लिए। इस बात को समझें, वो जो फ़कत खुदा है ना, कि एक दहरिया जो आप जानते हैं कि जो खुदा को भी नहीं मानते, जी जी ये थे उसने कहा जो हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जिस अंदाज में जो जज्बात थे, जो जज्बा था, और वो मुझे बता रहा था कि कोई है, और उसने खुदा को इस बात पे माना। फलसफा करबला को देख के उसने मानना शुरू कर दिया उस खुदा को। तो अब देखिए कि अब हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और शिमर आता है और गर्दन काटने लगता है। गौर कीजिएगा, कान लगाता है और सोचता है कि शायद हुसैन कुछ कह रहे हैं, कोई बद्दुआ दे रही। जब कान लगाता है तो हुसैन कह रहे थे सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्द। आप देखें जब जिस्म कट रहा हो तो ये कैसी मोहब्बत है खुदा के साथ कि उस वक्त भी जो है वो भूले नहीं है खुदा, उस वक्त भी कह रहे हैं और असल मिशन को याद रखें। और जब आप मदीना से मक्का की तरफ आए और मक्का से फिर करबला की तरफ, तो मुख्तलिफ मौला के खुतबात थे। उसका महासिल ये है कि मैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ। फिर दूसरी बात देखिए, अब मैं आता हूँ कुरान की तरफ कि कुरान की अहमियत क्या है। ये नमाज की अहमियत आपने देखी, कुरान की अहमियत क्या है कि आप देखिए सर कटा है लेकिन बोल रहा है, और बोल क्या रहा है? कुरान की तिलावत कर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। गोया आज हमारे मानने वालों को, और यानी जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे मानने वालों सुनो और समझो कि मैं सर कटा के भी कुरान से जुदा नहीं हुआ। आप सर रख के अगर कुरान से जुदा रहेंगे तो ये मेरा मानना ना होगा। बिल्कुल। अच्छा काज़मी साहब, यकीनन कुरान की अहमियत बिल्कुल आपने बजा फरमाया। काज़मी साहब, अगर आप अशार की सूरत में कुछ हमारे गोश गुजार करें, नोहा या अशार। जी बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल यही सामने रख के कि हुसैन इब्ने अली का नज़ूल ऐसा है, कटा के सर को बताया उसूल ऐसा है। हाँ, हुसैन इब्ने अली का नज़ूल ऐसा है, हुसैन इब्ने अली का नज़ूल ऐसा है, कटा के सर को बताया, कटा के सर को बताया, असूल ऐसा है हुसैन इब्ने अली का नज़ूल ऐसा है हुसैन इब्ने अली का। ये उस नबी का नवासा है जिसकी अजमत पे, ये उस नबी का नवासा है जिसकी अजमत पे सलाम कहते हैं पत्थर, रसूल ऐसा है सलाम कहते हैं पर रसूल ऐसा है, कटा के सर को बताया, कटा के सर को बताया, रसूल ऐसा है हुसैन इब्ने अली का। काज़मी साहब, नमाज शाह जहां जो देखी तो अंबिया ने कहा, खुदा के सामने सजदा कबूल ऐसा है, खुदा के
खुदा के सामने सजदा कबूल ऐसा है। काज़मी साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो हमें कलाम पढ़ के सुनाया और इसकी रूह तक जो है वो हम पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन तक वो रिश्ता पहुँचे जो कि नाना और नवासे के दरमियान था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, सारी उम्मत कुर्बान, आपके चहीते लखते जिगर उस नवासे को जिसके लिए अगर आप सजदे की हालत में होते थे तो सजदे तवील हो जाते थे, क़याम में होते थे तो रुकू में जाने से पहले गोद से उतारते थे, जब वो लड़खड़ा के गिरने लगते थे तो आप मिंबर छोड़कर दौड़ने लगते थे पकड़ने के लिए, और फिर दस्त दर दस्त बदलते हुए वो आपकी गोद में आ जाते थे। मैं चाहता हूं कि अगर उस रिश्ते की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाई जाए तो लोगों तक ये मकसद पहुंचे कि आपने ये जो मुहर्रम, ये जो करबला हुई है, ये हुई किसके साथ है, ये किन के नवासे हैं, ये किन के लिए हैं। अजब मजाक है ये इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत खूबसूरत आपने बातें काफ़ी तो आपने कह दी अज़मत के एतबार से, जो मारूफ बातें हैं उनमें से एक ये भी है, और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूँ इससे हमारी आपस की तलखियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं, कि जो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे सवाल हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, कि उसमें कि रिसालत में आपकी गोद में हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम, ये बेटा आपका करबला में भूखा और प्यासा जो है वो शहीद हो जाएगा, और करबला की मट्टी कुछ ला के रसालत माँ आपको दी। वही मट्टी आपने उम्मुल मोमिनीन पाक बीबी सलमा सलामुल्लाह अलैहा को वो दे दी। और उस वक्त जो कहा तो हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा और आपकी ही उम्मत इसको शहीद करेगी, तो आपने गिरिया फरमाया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखें, वो एक हमारे यहाँ इस इलाके में, पंजाब के इलाके में एक बड़ा मारूफ है जुमला के जिन्ना साक हुंदा है उन्ना सेक हुंदा है, यानी जितनी आपका कुर्ब होगा ना उतनी आपकी मोहब्बत होगी, उसकी खुशियाँ खुशियाँ लगेगी, गम गम लगेगा। अब हम अगर दावेदार हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के, तो यकीनन हमें हुजूर ने जहाँ मोहब्बत की वो भी सुन्नत है। और ज़रा गौर कीजिएगा कि आप जब रोए तो इसका मतलब यह है कि अभी शहादत हुई नहीं, ये वाहिद शहादत है जो शहीद होने से पहले रिसालत माब ने इस शहादत को मनाया। इस तरह कह लें, जिस तरह यानी आम फहम जुमले में मनाए की बात है तो मनाया। तो समझे इस बात को कि रोना और गिरिया करना और किसी की मोहब्बत में, मैं समझता हूँ कि इस पे थोड़ा सा जो तनकीद की जाती है कम करें, ना करेंगे। काज़ी साहब, गमे हुसैन तो मौजूद है और गमे हुसैन हर इंसान के दिल में, हर इंसान के सीने में है। मैं ये जो सवाल का पहला हिस्सा था, मैं चाहूँगा कि उसकी तरफ अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, तो मैं वो मोहब्बत जो है, जो मोहब्बत का अंसर है, जो कि बचपन से पैदा होने से, जैसे कि आपने वाक़या बताया कि जब आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे, तो उसके बाद जो दौर गुजरा है, जिस दौर तक आप साथ रहे, उसका अगर कोई एक वाक़या आप हमारे साथ शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। तो जी, एक वाक़या उसमें से ये है कि आपने कंधों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सारे वाक़यात में से बहुत सारे वाक़यात कंधों पे बिठाया हुआ था और आप चल रहे थे, तो आपने हज़रत अबू बकर ने कहा कि सवारी कितनी अच्छी है, तो आपने पलट के कहा कि ये भी तो कहना कि सवार कितना अच्छा है। तो आप दूसरा वाक़या बड़ा मुख्तसर मैं पेश करूँ, चूँकि वक्त की नज़ाकत यकीनन पेश नज़र होगी। हुसैन आगे आगे चल रहे थे, ये गौर कीजिएगा कि हबीब इब्ने मुज़ाहिर, ये दोनों छोटे थे। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने जहाँ हुसैन के कदम लगते हैं ना, वहाँ से मट्टी उठाते हैं और अपनी आँखों के साथ लगाते हैं। बस ये देखना था। रिसालत माब ने हबीब इब्ने मुज़ाहिर को अपने गोद में लिया और एक बात कही, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं और जो भी हुसैन से मोहब्बत करे मैं उससे भी मोहब्बत रखता हूं। क्या बात है। और जो हुसैन से मोहब्बत रखे, अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत रख। ये कितनी बड़ी दुआ है हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने की। रिसालत बिल्कुल। अच्छा काज़मी साहब, चूंकि आपकी मौजूदगी का
बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया और ये वाक़यात बिल्कुल हैं, ये बयान भी किए जाते हैं और फ़ज़ाइल इतने हैं कि मेरा ख्याल है कि वक्त कम पड़ जाएगा, दिल चाहेगा बस बात होती रहे। बिल्कुल मैं चाहूँगी क्योंकि वक्त चूँकि काफ़ी कम रह गया है, हमें ब्रेक पर भी जाना है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी और मैं चाहूँगी कि आज 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जो आज की शहादतें, मैं चाहूँगी उस पर अगर कोई नोहा अगर आप हमारे गोश गुजार करें तो उसके साथ ही फिर हम ब्रेक पर भी चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला मुहम्मद व अज्जिल फरज आल मुहम्मद। एक बड़ा मेरा मारूफ नो है, हाँ शाहस्त हुसैन कि ख्वाजा खाजगान की वो रुबाई जिसमें आपने फरमाया शाहस्त हुसैन बादशाह हुसैन दी हस्त हुसैन दी पनाओ हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना लाओ लाओ हस्त हुसैन। हाँ शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन है बिनाए लाए लाहा, है बिनाए लाए लाहा एक दरवेश दखन शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह दी है बुनियाद हुसैन दा सजदा, दो जगते तौहीद रिसालत है नातक कुरान दा सदका, जिस दी खातर उठ दी रिसालत, जिस दी खातर उठ दी रिसालत। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। कोलंबो टेस्ट पाकिस्तान ने पहली इनिंग 576 रन पर डिक्लेयर कर दी है। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 410 रन की बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 201 रन बनाकर नुमाया है, जबकि सलमान आगा की इनिंग उस पर बात ना की जाए तो ये ज्यादती होगी। 132 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट गए और महज 148 बॉल उन्होंने खेली है। जी जिक्र करें ना, उसकी मिस सेंचुरी है, फिर भी कुछ जोर बिल्कुल। रिजवान आए हैं सरफराज के रिटायर्ड हिट होने के बाद जो है वो रिजवान टीम में आए, वरना वो तो टीम में भी नहीं थे और मिस सेंचुरी करके चले गए। बिल्कुल। क्रिकेट एक्सपर्ट इकबाल जमील साहब भी में ज्वाइन कर चुके। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब बिल्कुल बिल्कुल, किसको दाद देंगे आप इस मैच में? सलमान अली आगा अरे कमाल कर दिखाया है, क्या रिव्यूज हैं आपके? बिल्कुल सही बात आपने कही है। पाकिस्तान के तमाम ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, तमाम सवाए बाबर आजम के, सभी ने स्कोर किया है। और मतलब ये सलमान आगा ने जिस टाइप की इनिंग्स खेली है, पाकिस्तान कभी टेस्ट क्रिकेट में इस टाइप की इनिंग्स खेलता नहीं है। उन्होंने इंतहाई तेज रफ्तारी से रन बनाए और इंतहाई कॉन्फिडेंस से श्रीलंकन बॉलर्स का मुकाबला किया, फर्नांडो का, जयसूर्या का, जो कि गेंद थोड़ा सा टर्न भी करा रहे थे। और वो 5वें 6ठे नंबर पे आने के बाद इस टाइप की इनिंग्स खेलना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आप भी अगर देख लें कि अब्दुल्ला शफीक वो 17वें पाकिस्तान के 17वें टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओवरसीज में 200 से ज्यादा रन स्कोर किए। सलमान आगा की इनिंग्स यकीनन अच्छी थी, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स अच्छी थी, लेकिन जो तारीख रकम की है वो अगेन सऊद शकील ने की है। सऊद शकील ने 7 टेस्ट मैचेस के हर इनिंग्स में उन्होंने 50 के 50 से ज्यादा स्कोर किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इकबाल साहब सॉरी टू ब्रेक यू, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। अभी तक कोई खिलाड़ी ऐसा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री है। इससे पहले जो 6 टेस्ट मैचेस में भारत के टॉप जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन सुनील गावस्कर और दूसरे 4 खिलाड़ियों ने बनाया था। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सऊद शकील का। मेरे ख्याल में ये हेड्स ऑफ टू दैट। और यहाँ एक बात मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो आज डिक्लेयर किया ना, बिल्कुल इकबाल साहब, और सऊद शकील की अगर बात करें तो महज 112 रन की दूरी पर हैं वो अपने 1000 कंप्लीट करने में, जो कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा क्योंकि फास्टेस्ट 1000 होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा प्लीज।
मेरा ख्याल है कि अगर श्रीलंका में 3 मैचों की सीरीज होती तो शायद वो ये रिकॉर्ड बना लेते। ये रिकॉर्ड भी बना लेते। बिल्कुल। अच्छा सर, मैच की तो बात हो गई है, अब मैं एक सवाल आपसे जो है वो बोर्ड के हवाले से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ज़का अशरफ साहब के मुशीर जो हैं मुसबाहुल हक साहब, वो बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं कि उन्हें चीफ सेलेक्टर जो है वो बना दिया जाए, या हो सकता है ये बातें भी चल रही हो चीफ सेलेक्टर वो बनना चाह रहे हैं अभी वर्ल्ड कप से थोड़ा ही पहले तो इसकी तस्दीक कीजिएगा, ये क्या ये खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो है वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट एनालिस्ट हैं, इस हवाले से एक ये बता दीजिएगा कि ये खबरें सही हैं या गलत हैं, दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि वर्ल्ड कप से पहले इतनी बड़ी तब्दीली क्या पाकिस्तानी टीम के मोराल में कुछ कमी बेशी हो सकती है? यार आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने सवाल किया। मिसबाह उल हक चीफ सिलेक्टर नहीं बनेंगे। तुरफा तमाशा ये है कि मिसबाह उल हक को एक कमेटी बनाई गई क्रिकेट, जिसका नाम है क्रिकेट कमेटी बनाई गई है, वो इससे पहले भी थी, वो जो है चीफ सेलेक्टर को सेलेक्ट करेगी। मैंने ये सुना है कि इकबाल कासिम को वहां बुलाया गया था, इकबाल कासिम से उनकी मुलाकात हुई है ज़का अशरफ साहब की, लेकिन इकबाल कासिम साहब ने मना कर दिया कि नहीं जनाब वो पीसीबी में फिलहाल कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। ये एक अजीब किस्म की बात है कि वर्ल्ड कप के तमाम टीमें जो हैं इस वक्त अपने आइटनरी डिसाइड कर रही हैं। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगा। मतलब मेरी समझ में नहीं आता यहाँ इस वक्त ये उखाड़ पुचार की जरूरत क्या थी। मतलब इस टाइप की चीज सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है। पीसीबी में आप ये देखिए पिछले 1.5 साल में 3 चेयरमैन तब्दील हुए हैं। 3 चेयरमैन तब्दील होने का मतलब यह है कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपने तबाह करके रख दिया। अब ये समझ में नहीं आता, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होती। दुनिया वाले कहते हैं कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ है, एक चेयरमैन आता है वो कुछ कहता है, एक चेयरमैन आता है कहता है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, एक चेयरमैन कहता है कि नहीं जनाब पाकिस्तान को और मैचेस दे। इकबाल साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, इस मामले पर कोई कानून साजी क्यों नहीं होती? क्या हो भी सकती है या नहीं हो सकती? देखिए पीसीबी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन अमल करता है ये आपको पता है। जिस तरीके से रमीज राजा को हटाया गया था, नजम सेठी आए थे, उसके लिए एक नया तरीकाकार इख्तियार किया गया था कि एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया। जब ज़का अशरफ का मसले कोर्ट में गया तो कोर्ट के बाद यहाँ भी मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई कि जनाब उनको किसी तरीके से पीसीबी का चेयरमैन बना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन पीसीबी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, अगर आप ये चाहती हैं कि जनाब कोई पार्लियामेंट के थ्रू या नेशनल असेंबली के थ्रू या सेनेट के थ्रू कोई लेजिस्लेशन हो तो ये एक लंबा मसला होगा, एक लंबा प्रोसेस। ठीक है, लंबा प्रोसेस मसला नहीं रहता। इकबाल जमील साहब बात करते हैं अब दोबारा से मैच के हवाले पे कर लेने बात। एक बात मेरे ज़हन में आ रही है। अच्छा फिर आ गई, कीजिए। मेरे ज़हन में ये बात आ रही है, ये इंडियंस का तो सुना था कि जनाब उनको खार चढ़ती है जब कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म करता है, स्पेशली पाकिस्तानी। ये श्रीलंका की टीम में जनाब स्मिथा फर्नांडो साहब एक बॉलर है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की है सऊद शकील के साथ, जिसके बाद उन्होंने गलती तस्लीम भी की और बोला है जनाब मैं आइंदा बाज रहूंगा, उनको डीमेरिट उनका एक पॉइंट भी हुआ है। ये इनको क्या प्रॉब्लम हुई इकबाल साहब? देखिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ही होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनका टेम्परामेंट लूज कर जाता है। वो इतनी देर से आप ये देखें वो मार पड़ रही थी, उनके तीनों श्रीलंका के बॉलर्स ने 100 रन से ज्यादा रन दिए हैं। आप ये बताइए सिर्फ 5 विकेट हासिल की है, तो उनको एक फ्रस्ट्रेशन होता है और ये क्रिकेट अक्सर बेशतर चलता रहता है, लेकिन ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया अपनी गलती, अगर तस्लीम नहीं करते तो उनको फाइन लग जाता। सर हमारा रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है वो तो पहले ओवर में विकेट लेने के बाद भी इतने अग्रेसिव रहते थे कि हाँ भाई किसने क्या कहना है, आ जाओ। देखिए दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं आप ये खास तौर पर देखिएगा कि उनका टेम्परामेंट जो है वो ये होता है कि इसलिए कि वो जान लगाते हैं, उनकी एनर्जी जाती है और फिर जब उनको सक्सेस नहीं मिलता तो फिर वो इस टाइप की एक्शन करते हैं, वो दिखाते हैं। अभी इंग्लैंड के एशेज में भी ये सिचुएशन पैदा है। इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जनाब पाकिस्तान ने जो डिक्लेयर किया ना, ये डिक्लेयर ओवरनाइट हो जाना चाहिए था। 397 रन का कोई क्या फायदा हुआ, उसमें 2 ओवर कराए गए, उनमें से 1 ओवर मेडन गया और सिर्फ रिजवान की निस्फ सेंचुरी के लिए आपने 20-25 मिनट का खेल जाया कर दिया। आपको ये पता नहीं कि वो कंडीशंस क्या हैं, बारिश हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। एक एक लम्हा अभी देखें चौथा टेस्ट जो हुआ इंग्लैंड में 2 दिन बारिश की नजर हो गया, इंग्लैंड अपर हैंड था, यकीनन टेस्ट जीत जाता। तो भाई ये बाबर आजम को सोचना चाहिए था, ओवरनाइट कर लेते, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होते, टीम और पाकिस्तान पहले बिल्कुल ऐसे ही ओवरनाइट किया जा सकता था, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 दिन मौजूद हैं, हम आराम से जो है वो इस हदफ को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था सर कि अभी जो वेदर कंडीशंस हैं
और इस वक्त तकरीबन कोई 7 ओवर के करीब खेल चुके हैं और 12-13 रन हो चुके हैं। ये बताइएगा कि इन कंडीशंस में हमारे बॉलर्स को, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नसीम ने आउटस्टैंडिंग जो है वो लास्ट इनिंग खेली है, हमारे बॉलर्स को एग्रेसिव होना चाहिए इस वक्त या अभी शाम तक या फर्स्ट हाफ खत्म होने तक किस तरह स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए ट्रेजेडी बिल्कुल ये बात है कि बाबर आजम शुड गो फॉर एन अटैक। उनको बिल्कुल ऑफेंसिव अटैक करना चाहिए, बिल्कुल अटैक करना चाहिए। 410 रन बहुत बड़ी बात है, 2 दिन पड़े हैं, पता नहीं खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाए तो मसला हो जाएगा, लेकिन उनके पास प्लेयर्स हैं। अबरार है, इज ए वेरी गुड, नुमान बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, विकेट थोड़ी सी टर्न भी ले रही है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डिफेंस उनको बिल्कुल क्लोजिंग फील्डिंग के साथ बैट्समैन को घेर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने टिप दे दिया है, ये मशवरा दे दिया है, देखते हैं क्या होता है। और अगर बारिश ने रंग में भंग डाल दिया तो फिर मामलात किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब, वक्त दिया जनाब। और मैं बता दूं फहीम, हम किसी से कम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में खवातीन भी शोबे और स्पोर्ट्स में किसी से कम नहीं है, खुद को मनवा रही हैं। क्रिकेट हो या स्क्वाश हो, फुटबॉल हो या फिर दीगर गेम्स हो, कामयाब पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद है राबिया अमजद, जो कि एशियन रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। और इनके वालिद साहब भी जनाब रोइंग करते हैं, क्या कमाल की रोइंग करते हैं। वेरी गुड जी सहरी साहिबा, ये राबिया अमजद है, आपने तारुफ राबिया शहजाद का करवा दिया था, वो भी बहुत अच्छी रोइंग और ये मैंने आपको ही बताया है, ये अभी आपने आपको बताया, रिपोर्ट चल रही थी तो मैंने कहा इस खबर को मैं ब्रेक करता हूँ। खैर राबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने राबिया आपको देखा नहीं था, अगर मैं आपको देखती तो मुझे याद आ जाता। राबिया माशाल्लाह कमाल कर रही हैं रोइंग में, राबिया शहजाद हो या राबिया अमजद, क्या बात है आपकी। तो राबिया ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी और मुझे स्मार्ट होना था, और दूसरा ये कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना था, तो इसलिए मुझे ये शौक पैदा हुआ। क्या बात है जी, पाकिस्तान के लिए आपने गोल्ड जो है वो जीत लिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको पूरी कौम की जानिब से राबिया। और उसके बाद ये बताइएगा कि इस स्पोर्ट्स को जो है वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो समझते नहीं। जैसे क्रिकेट को समझ लेते हैं, स्क्वाश जो है वो समझ आती है, फुटबॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन गेम है, लेकिन रोइंग इससे ज़्यादा, मैं कहूँ सहरी अगर आपको मैं बताऊँ तो इससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिव मेरे ख्याल में और कोई गेम नहीं है। जितनी ज्यादा जान इसमें आपको लगानी पड़ती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है। इस बारे में थोड़ा सा राबिया बताइएगा कितनी जान लगाती हैं? इसमें इतनी जान लगती है, लाइक इसमें ना कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक 2000 मीटर और 5000 मीटर, ये हमारे इवेंट्स होते हैं। और सबसे कम टाइम पे जो इसको बीट कर लेता है ना, वो विन करता है। और अभी तक 2000 का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 6 मिनट कुछ का, और उसमें मैंने 1.50 जो है ना वो पावर लगाई है, जो अभी बॉयज जो है वो टाइम देते हैं। ओ क्या बात है। तो खुराक भी आप बॉयज वाली खाती हैं या फिर गर्ल्स वाली खाती हैं? प्लेयर्स वाली खाती हूँ मैं। अच्छा, पता है आपको राबिया, मुझे